हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। सो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी जो है शुरू किया था। आज हमने उसके फर्दर टॉपिक्स करने हैं। आज हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है? मान लो जब भी हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है किसी पैथोजन या फिर किसी एलर्जन के अगेंस्ट जो है ओवर रिएक्ट कर दे, ज़्यादा वो एक्टिव हो जाए। मीन्स जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर रिएक्ट करेगा, ओवर एक्टिविटी उसकी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो है टिश्यू डैमेज होंगे। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी को तो डस्ट से कोई एलर्जी नहीं होती, लेकिन किसी को जो है डस्ट थोड़ा सा भी पास आएगा तो उसको स्नीजिंग होने लग जाएगी। तो वही क्या है, उसकी इम्यून सिस्टम का क्या है, ओवर रिएक्शन है। तो देखो, इट इज़ एन एक्सजरेटेड और एबनॉर्मल इम्यून टू एन एंटीजन दैट कॉज टिश्यू डैमेज। इम्यून रिएक्शन आएगा इधर। तो बोला कि हमारी क्या है, एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन है। किसके लिए? हमारे किसी भी एंटीजन के लिए, एलर्जन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। अब किस किस से एलर्जी हो सकती है? मान लो कोई पोलन ग्रेन है, डस्ट है, किसी फूड से है, ड्रग है, पेनिसिलिन है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हमारे पास 4 तरीके की रिएक्शन आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है टाइप 1। टाइप 1 को हम बोलते हैं इमीडिएट या फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन। इमीडिएट मीन्स जो एकदम से होगी, एनाफाइलेटिक मीन्स जो कब होगी, किसी एलर्जी के अगेंस्ट जो है हमारे पास ये रिएक्शन होगी, है ना। जब भी हमें किसी चीज़ से एलर्जी होगी तो हमारे पास क्या होगी बॉडी के अंदर, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो देखो, इट इज़ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडी। मीन्स एकदम से होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो किसकी वजह से होती है, आईजीई एंटीबॉडीज़ की वजह से। तुम्हें याद रखना है कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस एंटीबॉडी की वजह से हो रही है। तो ये हो रही है आईजीई एंटीबॉडीज़ की वजह से। इट अक्कर विद इन मिनट्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन। मीन्स ये किसी एलर्जन के एक्सपोजर में आते ही विद इन मिनट्स जो है ये रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, इसीलिए हमने बोला इसको इमीडिएट। अब नेक्स्ट हमने करना है इसका मैकेनिज्म। मीन्स ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती कैसी है। तो सबसे पहले आता है सेंसिटाइजेशन फेज, नेक्स्ट आता है इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज कब होता है? जब हमारे पास कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर करे। मीन्स जब भी हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एलर्जन एंटर करेगा तो वो कौन सा फेज होगा, सेंसिटाइजेशन फेज। भी क्या होगा, सेकेंड टाइम कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो कौन सा फेज होगा, इफेक्टर फेज। तो ये 2 फेज के अंदर काम करता है। तो सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर क्या होता है, एलर्जन एंटर द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, कोई भी एलर्जन एंटर करेगा। देखो, पहले सब आप ये समझो, जब मैंने आपको इम्यूनिटी करवाई थी तो उसके अंदर आपके 2 सेल्स बताए थे, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स का मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाना, और टी सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बीटा सेल्स की, ताकि जो है वो एंटीबॉडीज़ बना सके। ठीक है, तो टी सेल्स क्या है, हेल्पर सेल्स है, किसके, बीटा सेल्स के। तो क्या होगा, अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन आएगा, मान लो कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो वो एलर्जन कौन देखेगा, एपीसी मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एपीसी का काम क्या होता है, मीन्स ये एलर्जन को पकड़ता है और हमारी बॉडी को कहता है कि हाँ, हमारी बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आ गया है, अब तुम अपना एक्शन ले लो। मीन्स एपीसी का काम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मीन्स एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल्स। मीन्स ये बताएंगे हमारी बॉडी के अंदर कि कोई एलर्जन आ गया है, अब तुम क्या ले लो, अपना एक्शन ले लो इसके खिलाफ। तो यही क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके अंदर हमारे पास आ सकते हैं मैक्रोफेजेस या फिर हमारे पास होती हैं डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, तो मीन्स बोला कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, कोई भी एलर्जन आएगा, अब एलर्जन एपीसी जो है इस एलर्जन को पहचान लेगा और इसको मीन्स रिकॉग्नाइज कर लेगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है एलर्जन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो हमारे टीएच हेल्पर सेल्स मीन्स टीएच सेल्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। टीएच सेल्स मीन्स हमारे पास टी हेल्पर सेल्स।
टी हेल्पर सेल्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब ये टी सेल्स जो है क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनवाने में हेल्प करते हैं। मैंने अभी बताया टी सेल्स का काम क्या है, बी सेल्स को एक्टिवेट करवाना। तो टी सेल क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, दो तरीके की इंट्राल्यूकिन 3-13 और इंट्राल्यूकिन 4 जो है रिलीज करवाएंगे। ये क्या है, इंट्राल्यूकिन जो है ये रिलीज करवाएंगे। इन दोनों का ये काम क्या है हमारे पास, बी सेल्स को एक्टिवेट करवाना। क्या करवाना, बी सेल्स को एक्टिवेट करवाना। बी सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज़ को बनाना। देखो अब तुम्हें समझ में आएगा, कोई भी एंटीजन या फिर एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसको कौन रिकॉग्नाइज कर लेगा, हमारे पास एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब वो जो है क्या करेगा, टीएच मीन्स हमारे पास हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये हेल्पर सेल्स हमारे पास क्या करेंगे, इंट्राल्यूकिन 13 और इंट्राल्यूकिन 4 जो है रिलीज करेंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, हमारे पास बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि बीटा सेल्स ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज को बनाती हैं। अब बीटा सेल एक्टिवेट होंगी तो ये क्या बनेगी, आईजीई एंटीबॉडी बनाएगी। तो इसके अंदर वही बोला कि एलर्जन एंटर द बॉडी, इट इज प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और TH2 सेल्स के पास प्रेजेंट करेंगे। अब TH2 सेल्स जो है हमारे पास इंट्राल्यूकिन 13 और इंट्राल्यूकिन 4 जो है रिलीज करेंगे, जो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे बीटा सेल्स को, मीन्स बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। अब बीटा सेल्स जो है आईजीई एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब इस आईजीई एंटीबॉडी का काम क्या है, जो हमारी मास्ट सेल है या फिर हमारे पास जो बेसोफिल्स है, हमारे पास जो मास्ट सेल है या फिर हमारे पास जो बेसोफिल्स है, उनके ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाएगी। क्या हुआ, आईजीई एंटीबॉडी जो बनी थी वो हमारे मास्ट सेल के ऊपर जाके बाइंड हो गई। इसी फेज को हम बोलते हैं कि जो है पर्सन कैसा होगा, सेंसिटाइज्ड हो गया, मीन्स उसके अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई, लेकिन इस टाइम पे जो है कोई सिम्टम्स उसको नजर नहीं आते। तो यही था सेंसिटाइजेशन फेज। नेक्स्ट आता है इफेक्टर फेज। मैंने बताया था कि ये कब शुरू होगा, जब हमारे पास वही एंटीजन जो है, सेम एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से आएगा। तो बोला सेम एलर्जन एंटर द बॉडी, सेम एलर्जन बॉडी के अंदर आएगा। अब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पहले ही जो है आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर लगी हुई है। तो क्या होगा, जब भी हमारे पास वही एलर्जन दोबारा से आएगा तो ये मास्ट सेल जो है फट जाएगा, मीन्स बोला डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। जब ये मास्ट सेल जो है फटेगा तो क्या होगा, हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे, केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स में हमारे पास हिस्टामिन हो सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स हो सकते हैं या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं, जो हमारे पास क्या करवाएंगे, आगे रिएक्शन करवाएंगे। तो बोला कि सेम एलर्जन जो है बॉडी के अंदर आएगा। अब क्या होगा, इट बाइंड्स टू आईजीई प्रेजेंट ऑन द मास्ट सेल। कोई भी एलर्जन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होगा तो क्या होगा, मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, वो फट जाएगा और मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। मींस तो जब भी केमिकल मीडिएटर्स जो है रिलीज होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। अब डायलेट हो जाएगी मीन्स खुल जाएगी, तो क्या होगा, उसके अंदर ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या आएगी, वहाँ पे रेडनेस जो है वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोला यहाँ पर कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे ब्लड वेसल्स है, अब इससे बाहर जो है वो सब्सटेंस जा सकते हैं, तो ये परमिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस जो है हमारे ब्लड वेसल से बाहर जाएंगे। अब फ्लूइड जो है वो ज़्यादा बाहर जाएगा, तो फ्लूइड बाहर जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग जो है वहाँ पे होगी। नेक्स्ट बोलो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मीन्स ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होती हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई मीन्स उनका, मीन्स हमारे पास ब्रोंकल्स अगर क्या है, अच्छे से खुले हुए हैं, डायलेटेड है, तो क्या होगा, हमारे पास एयर फ्लो जो है अच्छे से होगा, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से जाएगा बॉडी के अंदर। अब बोला कि ये क्या करवा दे, कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, मीन्स हमारे पास ये क्या हो गया, ब्रोंकल्स नैरो हो गई। नैरो हो गई मीन्स अब रास्ता कम हो गया एयर फ्लो का, तो क्या होगा, इसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आएगी और वीजिंग साउंड जो है वो आएगी सांस लेते टाइम। ठीक है, साथ में बोला कि म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके सिम्टम्स में क्या आएगा कि रनी नोज जो है वो होगी। ठीक है, के एग्जांपल्स क्या है, एनाफाइलेक्सिस मीन्स कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे होगा। एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स, राइनाइटिस क्या है, जब हमारे पास जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका इन्फेक्शन होगा किसी भी एलर्जी की वजह से। ब्रोंकियल अस्थमा है या फिर ड्रग से एलर्जी हो गई तो तब भी क्या होगी, हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या स्नीजिंग हो सकती है, यहाँ पर आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो सकती है, स्नीजिंग, रनिंग नोज होगी, शॉर्टनेस
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और विजिंग साउंड जो है वो आएगी। जीआई के अंदर नोजिया वोमिटिंग होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। सीवीएस के अंदर मीन्स कार्डियोवेस्कुलर के अंदर हमारे पास बीपी जो है वो कम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, डिजीनेस होगा और टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, अब होता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले एलर्जन को अवॉइड करो, मीन्स उसको डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से दूर रहो, पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो पोलन से दूर रहो, जिस चीज़ से खाने से जो है एलर्जी है तो वो खाना मत खाओ। तो सबसे पहले एलर्जेंस को अवॉइड करो। सेकंड बोला एंटी हिस्टामिन। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हिस्टामिन यहाँ पे पढ़ा था। अब हिस्टामिन की वजह से क्या क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन हो रहा है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन करवा रहे हैं, हमारे पास हिस्टामिन लिकोट्राइंस करवा रहे हैं। तो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दे देंगे, मीन्स जो हिस्टामिन की एक्शन को ब्लॉक कर देगा। अब हिस्टामिन नहीं होगा तो हमारे पास वेजोडाइलेशन नहीं होगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो हमने जैसे क्या है, सिट्राजिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, तो जैसे हम सिट्राजिन दे देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास ऐसी ड्रग होती है जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथसोन, ये सारे क्या होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। नेक्स्ट आता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग हमने देनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, मीन्स हमारे ब्रोंक्यूल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे थे, उनको खोलने के लिए हमने क्या दिया, ब्रोंकोडाइलेटर। जैसे आप क्या लेते हो, साल्बुटामोल इनहेलर, तो ये क्या है, इसके अंदर आएगा ब्रोंकोडाइलेटर। नेक्स्ट आएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनाफाइलेक्सिस के अंदर। एनाफाइलेक्सिस के अंदर हम एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, आईएम इंजेक्शन। ठीक है, और हम कुछ सपोर्टिव केयर जो है दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन थेरेपी दे दी, आईवी फ्लूइड्स अगर ज़रूरत हो तो आईवी फ्लूइड्स दे दिए, बेड रेस्ट वगैरह जो है वो हम यहाँ पे देते हैं, रेस्ट एडिक्वेट रेस्ट जो है यहाँ पे देंगे। तो ये क्या थी हमारे पास, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमारे पास आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इसका अनदर नेम है। साइटो मीन्स सेल, ठीक है, साइटोटॉक्सिक मीन्स सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो हमारा जो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो फॉरेन सब्सटेंस के लिए एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हमारी बॉडी खुद के बॉडी के सेल्स को ही क्या मान ले, फॉरेन मटेरियल मान ले, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, तब क्या होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी इस एंटीजन को क्या मान लेती है कि ये क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है, और इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है, और अब ये एंटीबॉडी जो है इस सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो यही क्या है हमारे पास, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मीन्स एक एग्जांपल मैंने क्या दिया कि हमारी बॉडी के सेल्स को ही वो क्या मान लिए, फॉरेन सब्सटेंस मान लिए। इसको हम क्या बोलेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम वो हमारी बॉडी के सेल्स को ही क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। या फिर एक एग्जांपल, आपने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते टाइम आपने जो है गलत ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। अब बॉडी को क्या लगेगा, ये तो गलत एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया है, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और फिर उन सेल्स को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। आई होप समझ में आया होगा। तो देखो, इट इज़ एन एंटीबॉडी मीडिएटेड, मीन्स इसके अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन इन विच IgG या फिर IgM एंटीबॉडी लीड टू सेल डिस्ट्रक्शन, मीन्स इसके अंदर जो IgG या फिर IgM एंटीबॉडी है वो सेल को क्या करने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। अब इसके भी दो मैकेनिज्म आते हैं, सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर मीन्स क्या हो रही है, एंटीबॉडीज यहाँ पे सिर्फ फॉर्म होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी एंटीजन के अगेंस्ट, यहाँ पे कोई भी सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, इफेक्टर फेज, इफेक्टर से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बनी थी वो एंटीबॉडी अब यहाँ पे क्या कर देगी, सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। तो यही क्या है, इफेक्टर फेज। जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनी वो अब यहाँ पे क्या कर देगी, सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। देखो अब क्या है, सेंसिटाइजेशन फेज। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, एंटीजन एंटर द बॉडी। मैंने बोला कि एंटीजन या तो हमारी बॉडी के अंदर आया है, फॉर एग्जाम्पल हमने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो हमारी
बॉडी के अंदर क्या है, एंटीजन आया है, या फिर एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी, मान लो एग्जांपल, आरबीसी के ऊपर पहले से ही जो एंटीजन है उसके लिए जो बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, वही सेम बात बोली कि एंटीजन, या तो एंटीजन बाहर से बॉडी के अंदर आ रहा है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही जो सेल है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोसेस एंटीजन, मीन्स अब जो एपीसी सेल है उस एंटीजन को क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मीन्स अब उसको पता लग जाएगा कि कोई एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर आया है। अब जब जैसे ही एपीसी जो है हमारे पास एक्टिवेट हुआ, ये क्या कर देगा, हमारे पास टीएच सेल, मीन्स हमारे पास टी हेल्पर सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेशन होगा टी हेल्पर सेल्स का। अब इसका काम क्या है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना। बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करता है ताकि वो एंटीबॉडीज बना पाए, तो एक्टिवेशन होगा बी लिम्फोसाइट्स का। अब बी लिम्फोसाइट जब आगे आगे क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो बी सेल्स हमारे पास आगे किस में चले जाते हैं, प्लाज्मा सेल बन जाते हैं। अब ये प्लाज्मा सेल आगे जाके क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो बोला बी सेल डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब प्लाज्मा सेल जो है क्या करेगी, आईजीजी या फिर आईजीएम एंटीबॉडीज को बनाएगी। अब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी है वो हमारे ब्लड के अंदर क्या करती रहेंगी, सर्कुलेट करती रहेंगी। मीन्स इस फेज के अंदर सिर्फ हमारी एंटीबॉडी का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे हमने कोई भी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ठीक है, मीन्स यही था क्या, सेंसिटाइजेशन फेज। अब नेक्स्ट आते हैं इफेक्टर फेज। तो देखो मैंने सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर क्या बताया कि वहाँ पे जो है आपकी एंटीबॉडीज जो है बन गई है किसी एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, अब इफेक्टर फेज के अंदर क्या होगा, मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है ना, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, एंटीजन लगे हुए हैं। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब इफेक्टर फेज के अंदर क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज बनी थी सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर, वो इस फेज के अंदर जो है इस एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होगी तो ये क्या करेगी, इस सेल को, मीन्स इस आरबीसी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यही क्या होता है, इफेक्टर फेज। मीन्स बोला ऑन री एक्सपोजर टू सेम एंटीजन, या तो सेम एंटीजन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, या फिर जो हमारा टारगेट सेल, मीन्स जो हमारे पहले से आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या होगी, एंटीबॉडीज बाइंड होगी। व्हेन टारगेट सेल एंटीजन इज प्रेजेंट, आईजीजी या फिर आईजीएम एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन ऑन टारगेट सेल। हमारा टारगेट सेल क्या था, हमारे पास आरबीसी। अब इस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगे हुए थे उसके साथ क्या होगी, एंटीबॉडी बाइंड होगी। अब क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड होगी तो क्या करेगी, सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। अब ये जो है इस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 रास्ते अपनाती है। मीन्स वो 3 तरीक़ों से जो है हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। या तो वो क्या कर दे, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर दे, या फिर ऑस्पोनाइजेशन कर दे, या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी के थ्रू हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होता है, जब भी हमारी क्या होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड होगी तो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ मोर देन 30+ प्रोटीन्स। मीन्स ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या आते हैं, 30 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स आते हैं जो क्या करेंगे, हमारे क्या करेंगे, उसको हार्मफुल एंटीजन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। हार्मफुल एंटीजन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय। तो बोला कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगी, मीन्स वो प्रोटीन्स एक्टिवेट होगी जो एंटीजन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो हमारे पास क्या बनता है, MAC। क्या बनता है, MAC का मतलब होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मीन्स ये क्या करेगा, जो हमारा सेल है ना उसकी मेम्ब्रेन, हमारे सेल है, सेल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो क्या करेगा, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए बोला मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और अटैक करके क्या कर देगा, इस सेल के अंदर क्या कर देगा, छोटे छोटे होल्स बना देगा, पोर्स बना देगा, जिसकी वजह से सेल जो है फट जाएगा, उसकी लाइसिस हो जाएगी। मेन फंक्शन क्या ही था, क्या करना था, इनको सेल को डिस्ट्रॉय करना था। तो इन्होंने सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया। नेक्स्ट इसके पास रास्ता है कि वो क्या करवाए, ऑस्पोनाइजेशन। ऑस्पोनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा टारगेट सेल है, टारगेट सेल क्या थी, मान लो हमारी आरबीसी थी। अब इस आरबीसी को क्या कर लेंगे, जो हमारे मैक्रोफेजेस है, हमारे न्यूट्रोफिल्स है, वो उसको क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, इस सेल को क्या कर लेंगे, खा जाएंगे। तो वही है ऑस्पोनाइजेशन। मीन्स ये क्या करवाएगा, पैगोसाइटोसिस करवा देगा सेल की, सेल को एनगल्फ कर लेगा। नेक्स्ट क्या है,
एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। इसके अंदर क्या हुआ मीन्स एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो हमारे NK सेल्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं जिस सेल के ऊपर क्या लगी हुई है, एंटीबॉडी लगी हुई है। जैसे ये इसको क्या करेंगे, पहचानेंगे, इन एंटीबॉडीज के को पहचानेंगे, तो वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, जैसे कि परफोरिन और ग्रेंजाइम। अब ये परफोरिन और ग्रेंजाइम क्या करवा देते हैं, सेल की डेथ करवा देते हैं। तो यही है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। तो इसके अंदर वही बोला कि जब हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होगी तो वो हमारी सेल को 3 तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है, या तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करे, या फिर ऑस्पोनाइजेशन करे, या फिर इस तरीके से ADCC वाले तरीके से क्या करे, सेल को डिस्ट्रॉय करे। नेक्स्ट आता है इसके एग्जांपल में से कब कब जो है रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम पे मीन्स हमारे पास मान लो हमारा ब्लड ग्रुप था A, फॉर एन एग्जांपल ब्लड ग्रुप था A, हमने चढ़ा दिया B, तो अब क्या होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी कि ये तो हमारे पास हमारी बॉडी का नहीं है, फॉरेन सब्सटेंस है, तो क्या करेगी, इन RBC को क्या करने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसके अंदर क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, हमारी जो मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव है, और जो हमारा बेबी है वो क्या है, RH पॉजिटिव है। अब मदर के पास तो जो है क्या होगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। मीन्स ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडी जो है बेबी के ब्लड की जो RBC है उनको क्या करने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय करने शुरू कर जाएगी। मीन्स मदर को क्या लगेगा कि ये मेरी बॉडी की नहीं है, ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, इनके अगेंस्ट क्या करेगी, वो अब एंटीबॉडीज बनाएगी। नेक्स्ट होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक मीन्स RBC का डिस्ट्रक्शन, और कैसे, ऑटो इम्यून मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम जो है खुद की RBC को क्या समझ रही है, फॉरेन सब्सटेंस समझ रही है, और उनके खिलाफ क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है और सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है। नेक्स्ट आता है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये भी जो है हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मेनली हमारे पास ब्लड के आएंगे, क्योंकि ब्लड की जो हमारे चीज़ें हैं वही यहाँ पे हो रही हैं। जैसे हमारे पास फीवर होगा, चिल्स हो गया, अगर हमारे पास क्या होगा, ब्लड जो हमारी RBC है वो टूटेगी तो क्या होगा, अनीमिया होगा, जॉन्डिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ऑर्गन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रिगरिंग कोज को जो है रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि वहाँ पे पेशेंट को कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो क्या कर दो, ब्लड ट्रांसफ्यूज को रोक दो। तो वही है, रिमूव द ट्रिगरिंग कोज। फिर बोला कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मीन्स अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम क्या दे दो, जो प्रेडनिसोलोन दे दो, या फिर डेक्सामेथासोन दे दो, जो क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। इम्यूनोसप्रेसिव मीन्स यहाँ पे हमारा जो है इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को क्या समझ रहा था, फॉरेन सब्सटेंस समझ रहा था और उनको किल कर रहा था। तो ऐसे ड्रग्स दे दो जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, सप्रेस कर दे, अब वो जो है एक्टिवेट ना हो हमारा इम्यून सिस्टम, तो वो ड्रग्स हमने देनी है। अगर नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्लाज्मा फेरेसिस हम कर सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा हम क्या करते हैं, बॉडी से क्या करते हैं, प्लाज्मा जो ब्लड है ना उसको निकाल लेते हैं थ्रू द मशीन। ब्लड को हमने बॉडी से निकाला, और अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम जो है प्लाज्मा, जो हमारा हार्मफुल प्लाज्मा है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हार्मफुल प्लाज्मा को रिमूव कर दिया, और जो हमारे पास काम की चीज़ें हैं या फिर गुड जो प्लाज्मा के लिए है, फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो यही था टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, जब भी हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करते हैं तो क्या बनता है, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली क्या होता है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो जो है हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन जाए, इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बन जाए, तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो सकता है, या फिर किडनीज के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, या फिर हमारे जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो सकता है। जब ये डिपॉजिट होगा तो हमारे जो है क्या होगा, बॉडी के अंदर रिएक्शन होगी। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसके अंदर देखो क्या बोला, इट इज़ कोज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन टिश्यू। मीन्स क्या बोला कि ये किसकी वजह से होता है, जब भी हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर जाके क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। और डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट होने से क्या होगा, जो हमारे टिश्यू डैमेज है वो हो जाएंगे, या फिर इन्फ्लेमेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा। मीन्स क्या है, जो एंटीजन
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट होगा बॉडी के अंदर। फिर क्या होगा हमारे पास वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा जो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म वही रहेगा, सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर क्या बनेगी हमारे पास, एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो देखो कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंटीजन को। रिकॉग्नाइज एंटीजन, उसे पहचान लिया कि कोई एंटीजन आया है। अब क्या होगा, जैसे ही एपीसी ने जो उसको पहचाना तो क्या होगा, हमारे पास हेल्पर टी सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास बी सेल्स एक्टिवेट होंगे। बी सेल्स आगे जाएंगे, बार बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, प्लाज्मा सेल्स बना देंगे। प्लाज्मा सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बना देंगे। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस आईजीजी या फिर आईजीएम एंटीबॉडी जो है यहाँ पे बनेगी। ठीक है, मीन्स बॉडी बिकम सेंसिटाइज। मीन्स यहाँ पे क्या हो, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गई, जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज के अंदर क्या होगा, सेम एक्सपोजर में अगर दोबारा से वही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पहले से क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है उसके खिलाफ। तो जब वो एंटीजन आएगा तो क्या होगी, इनकी दोनों की बाइंडिंग होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होंगी, आपस में बाइंड होगी। क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बोला एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर क्या बना देंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा। अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बना तो ये जो है हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो गया, या फिर किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट हो गया, या फिर जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो गया। जैसे ही ये इम्यून कॉम्प्लेक्स इनके अंदर डिपॉजिट होगा तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अभी बताया मैंने क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, बैक्टीरिया को या फिर किसी एंटीजन को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो वही बोला कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। कौन कौन से, C3A, C3B और C5B जो है वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इनके नाम याद करने हैं सिर्फ। अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेंगे, हमारे न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स ये क्या, जैसे ये एक्टिवेट होंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या किया, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया। अब न्यूट्रोफिल्स क्या है, WBC के ही पार्ट है। WBC का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को क्या करना, फैगोसाइट कर लेना, उसको खा जाना। ठीक है, तो अब जैसे ही न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आएंगे तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, लाइजोजाइम एंजाइम को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब लाइजोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को क्या कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना। तो ये क्या कर लेगा, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी और हमारे पास टिश्यू जो है डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या थी, मीन्स जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो क्या होगा, सर हमारे इनके अंदर जो है जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अब डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स को वो अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अब ये न्यूट्रोफिल्स आएंगे ताकि जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स वहाँ से हट जाए। लेकिन जो है क्या होता है फिर, न्यूट्रोफिल्स उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, लाइजोजाइम जो है एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और टिश्यू डैमेज हो जाता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल में आता है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस क्या होता है, मान लो आप किसी भी पेशेंट को क्या दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो या फिर कोई वैक्सीन दे रहे हो, है ना। मान लो आपने क्या दिया, एंटीविनोम का इंजेक्शन दिया, तो क्या होगा, अब हमारी बॉडी क्या समझेगी कि बाहर से क्या आया, कोई एंटीजन आया है और उसके खिलाफ क्या करेगी, अब एंटीबॉडी बनाएगी। तो जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेगी तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है बनेगा और वो ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो वही होता है सीरम सिकनेस। ऐसे ही होता है द सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो हम क्या दे रहे हैं किसी पेशेंट को सेम साइट पे, मान लो मेरे को इसी साइट पे जो है बार बार क्या लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है या फिर कोई वैक्सीन लग रही है। तो अब इस जगह पे क्या होगी, यहाँ पे पहले से ही क्या होगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी और उसी बार बार आप क्या दे रहे हो, वहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हो। तो क्या होगा, एंटीजन वहाँ से, मीन्स इंजेक्शन के थ्रू क्या जा रहा है, वहाँ पे एंटीजन जा रहा है और बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सेम यहीं पे ऐसे है। फिर SLE मीन्स सिस्टमिक ल्यूपस अर्थमेटस। तो क्या होता है, इसके अंदर खुद के सेल के DNA होते हैं ना, उसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, एंटीबॉडी बनती है। तो इस DNA को ही क्या समझा जाता है कि ये एंटीजन है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। ऐसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी जो है क्या है, टाइप
इसका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का क्या है एग्जाम्पल है। मीन्स इसके अंदर क्या होता है अर्थराइटिस मीन्स जॉइंट की क्या हो जाए इन्फ्लामेशन हो जाए, और ये कह सकते हैं ऑटो इम्यून खुद के जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको क्या समझा जाता है फॉरेन सब्सटेंस माना जाता है। तो इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स अगर जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स तो अर्थराइटिस हो सकता है या फिर जॉइंट पेन हो सकता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट होगा तो वेस्कुलाइटिस होगा, मीन्स हमारे ब्लड वेसल्स की क्या होगी इन्फ्लामेशन होगी। अगर किडनी के अंदर जाके वो डिपॉजिट हो रहा है तो किडनी डैमेज हो सकती है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन जो हमारे ग्लोमेरुलस होता है उसकी क्या हो जाए इन्फ्लामेशन हो जाए। फीवर हो सकता है, फिर स्किन पे रैशेस जो है वो हो सकते हैं। ट्रीटमेंट वही पॉजिटिव एंटीजन को हटा दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो मीन्स जो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, पेन है तो एनएसएड्स दे दो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे दो। तो ये क्या था हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको हम डिलेड टाइप या फिर सेल मीडिएटेड भी बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, जो हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पड़ी उसके अंदर क्या बन रही थी एंटीबॉडीज़ बन रही थी, इसलिए हमने उसको बोला कि ये क्या है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। यहाँ पर जो हमारे टी सेल्स है सिर्फ वही जो है एक्ट करेंगे, तो इसलिए हमने बोला कि ये क्या है सेल मीडिएटेड है। मीन्स यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही, सिर्फ टी सेल्स जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला सेल मीडिएटेड। अब यहाँ पे डिलेड टाइप का मतलब क्या है, इसमें जो है ये रिएक्शन कब दिखाई देती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ जाए लेकिन हमारी बॉडी रिएक्ट कब करे 24 to 72 आवर्स बाद जो है हमारी बॉडी क्या करेगी रिएक्ट करेगी। मीन्स उसके बाद जो है वो क्या होगी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगी, इसलिए बोला डिलेड टाइप। मीन्स काफ़ी लेट जो है ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर शुरू होती है। तो देखो इट इज़ डिलेड इम्यून रिएक्शन, डिलेड होती है डेवलप्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स, मीन्स टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है ये रेदर देन एंटीबॉडीज, मीन्स कोई एंटीबॉडीज यहाँ पे नहीं बनेगी। दिस रिएक्शन डेवलप 24 to 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। मीन्स ये रिएक्शन कब होती है जब किसी एंटीजन के एक्सपोजर को कितने घंटे हो जाए 24 to 72 आवर्स, फिर क्या होगी इन्फ्लामेशन होगी और टिश्यू डैमेज होगा। तो मैंने वही लिखा है कि नो एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व, कोई एंटीबॉडीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, ओनली टी सेल्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसके क्या आएगा मैकेनिज्म आएगा, तो मैकेनिज्म के अंदर सिम वही सेंसिटाइजेशन फेज एंड देन इफेक्टर फेज। तो सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर क्या होगा कि मान लो कोई एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर पहली बार आया है, एंटीजन आएगा तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हमारे पास एपीसी सेल्स, मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या कर लिया उसको रिकॉग्नाइज कर लिया एंटीजन को। अब ये क्या करेंगे किसको एक्टिवेट करेंगे, हमारे पास टी हेल्पर सेल्स को क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे। अब ये टी हेल्पर सेल्स यहाँ पे क्या करेंगे IL-2 मीन्स इंट्राल्यूकिन 2 को क्या करेगा रिलीज करेगा। अब इस इंट्राल्यूकिन 2 का काम क्या होता है, ये जो है टी हेल्पर सेल्स के क्या करवाएगा ग्रोथ करवाएगा। मीन्स ये टी हेल्पर सेल्स का नंबर जो है बढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टी हेल्पर सेल्स यहाँ पे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही हमारे पास टी हेल्पर सेल्स जो है बढ़े तो क्या होगा अब ये क्या कर देंगे मेमोरी टी सेल्स का फॉर्म कर देंगे, मेमोरी टी सेल्स को फॉर्म कर देंगे। क्यों फॉर्म किया, ताकि अगली बार कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आए तो ये जो है उसको क्या कर ले रिकॉग्नाइज कर ले कि बॉडी के अंदर एंटीजन आया है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज तो फॉर्म होगी नहीं, कि वहाँ पे औरों में क्या हो रहा था बी सेल्स से क्या हो रही थी एंटीबॉडीज बन रही थी, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बनेगी, सिर्फ हमारे पास क्या बनेंगे मेमोरी टी सेल्स। तो वही बोला कि एंटीजन जो है फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर आया तो क्या हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया एंटीजन को, फिर हमारे जो CD4+ टी हेल्पर सेल्स हैं वो क्या होंगे एक्टिवेट होंगे। ये सारी चीज़ें सेल्स वगैरह मैंने आपको इम्यूनिटी में समझाया हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 जो है रिलीज होगा। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा टी हेल्पर सेल्स के नंबर जो है वो बढ़ाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा मेमोरी टी सेल्स जो है यहाँ पे फॉर्म होंगे, और यहाँ पे फिर हम क्या बोल देंगे बॉडी जो है हमारी सेंसिटाइज हो गई। मीन्स हमारा मेन रोल यहाँ पे क्या था, क्या फंक्शन था कि हमें यहाँ पे मेमोरी टी सेल्स जो है वो फॉर्म करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है हमारे पास इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज के अंदर क्या होगा, मान लो वही एंटीजन सेम एंटीजन का दोबारा से एक्सपोजर हुआ तो जो है हमारे मेमोरी टी सेल्स है वो उस एंटीजन को क्या कर लेंगे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मीन्स उनके पास उनकी मेमोरी है कि ये एंटीजन जो है वही आया है जो पहले आया था, है ना। तो क्या होगा हमारे पास फिर से जो है टी हेल्पर सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। टी हेल्पर सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। क्या होगा साइटोकाइंस को रिलीज यहाँ पे करेंगे। साइटोकाइंस
सेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाते हैं कि कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आ गया। मीन्स एक तरीके का क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है ना। तो क्या बोला कि साइटोकाइन कौन कौन से, जैसे IFN, गामा, TNF और इंटरल्यूकिन 2 जो है यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, IFN, गामा। तो इसका काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना। ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। तो अब मैक्रोफेजेस का क्या है, एक तरीके की WBC है, मीन्स एक तरीके का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करती है। मीन्स ये क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। मीन्स ये क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया है, अब तुम एक्टिवेट हो जाओ, उस सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दो। मीन्स मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, फैगोसाइट करना, है ना, किसी बैक्टीरिया को खा लेना। तो बैक्टीरिया को क्या कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना। तो अब क्या होंगे यहाँ पे मैक्रोफेजेस जो है हमारे साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे TNF है, TNF का काम क्या है, यहाँ पे TNF अल्फा का काम होता है इन्फ्लामेशन को दिखाना। इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। इन्फ्लामेशन में क्या होती है, रेडनेस हो जाती है, हीट जो है वो रिलीज होती है, स्वेलिंग होती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया है। तो ये क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन जो है वो करवाएंगे। इंटरल्यूकिन 2 का मैंने आपको बता ही दिया कि T हेल्पर सेल्स के जो है ग्रोथ करवाता है। तो वही बोला कि ये जो है क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। ये जो है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। TNF अल्फा जो है क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं। कैसे, जो हमारे मैक्रोफेजेस है वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी एंजाइम को रिलीज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, लाइजोजाइम्स, है ना। यहाँ पे क्या होंगे, कुछ एंजाइम जो है क्या होंगे, रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी और जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। और ये फिर रिएक्शन हमारे पास कब दिखाई देगी, हमारे पास 24 to 72 आवर्स बाद हमें जो है ये रिएक्शन दिखाई देती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इसके आते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले मोनटॉक्स टेस्ट। तो ये टेस्ट क्यों होता है, TB को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करता है, ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट करता है। ट्यूबरकुलिन को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। अब अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर पहले से TB मीन्स इन्फेक्शन हो चुका होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट क्या बनी होगी, एंटीबॉडीज जो है बनी होंगी। एंटीबॉडी बनेगी तो अब ये ट्यूबरकुलिन मीन्स ये क्या एक तरह का एंटीजन है, ये अगर बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगी, इन दोनों की क्या होगी, रिएक्शन होगी। एंटीबॉडी बनी होगी तभी तो रिएक्शन होगी। तो बोला कि मोनटॉक्स टेस्ट हम इसमें यूज करते हैं जब ये क्या होता है, हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो शो होती है। ऐसे ही तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मीन्स हमारे पास क्या होता है, स्किन की इन्फ्लामेशन होना। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है निकल की वॉच पहनी है, क्या पहनी है, निकल की वॉच पहनी है। अब वो जो है आपकी स्किन को क्या करिए, इरिटेट करिए। स्किन के लिए वो क्या है, एक एंटीजन है। तो भी क्या होगी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मीन्स किसी के अंदर हमने क्या किया था, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया था। अब जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और उसको क्या समझता है, फॉरेन सब्सटेंस जो है वो समझता है, जिसकी वजह से क्या होगी, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है बनेगी और क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ऐसे होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन जो है वो फॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमारे T सेल्स है वो इन बीटा सेल्स को क्या करने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो यही होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल में। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स वही रेडनेस होगी, स्वेलिंग, पेन, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं या फिर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकते हैं। यहाँ पे मेनली आपको स्किन के जो है एग्जाम्पल लिखने हैं। ट्रीटमेंट के अंदर वही पॉजिटिव एंटीजन को सबसे पहले अवॉइड करना है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन या फिर प्रेडनिसोलोन नाम की जो ड्रग है वो दे दो ताकि जो है इन्फ्लामेशन कम हो जाए। नेक्स्ट बोला इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। नेक्स्ट बोला एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर हमारे पास NSAIDs आ सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो क्या करेंगे हमारे पास इन्फ्लामेशन को क्या करेगी, कम करेगी या फिर हमारे पास जो है पेन को भी कम करेगी। तो ये जो है इसके ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने बैचमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।